नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। इस बार धनतेरस, दीपावली, परेवा जैसे महापर्व पर एक बार फिर सोना चांदी बाजार गुलजार दिखाई दे रहा है। इसके तमाम कारण हैं और सच बात तो यह है कि सोना चांदी का ये बाजार धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अगर हम सिर्फ कानपुर की बात करें तो कानपुर में दो ही बाजारें थी, नयागंज और चौक। दो तीन दुकानें नामी बिहार रोड में थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि बिरहाना रोड तो ऐसा लगता है कि पूरा सराफा बाजार हो गया। इतना ही नहीं हुआ, जो नवविकसित क्षेत्र हुए, बर्रा, किदवई नगर, गोविंद नगर, पी रोड, लाल बंगला, हरजिंदर नगर, वहां पर भी सराफा बाजार खुल गए। नहीं तो इन इलाकों से और आसपास के गांव से लोग सोने चांदी की खरीद करने के लिए चौक और नयागंज तक आते थे। और अब एक नई परंपरा भी शुरू हो गई। वो परंपरा ये शुरू हुई है कि अब पास इलाकों में भी बड़े बड़े दिव्य साज सज्जा के साथ शोरूम खुल गए हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई? आखिर ऐसा कौन सा दिव्य दृष्टि आया कि सोना चांदी का बाजार जो है लगातार गुलजार हो रहा है? और कह रहे हैं कि इस बार धनतेरस बहुत ही दिव्य और भव्य होगी और सोने चांदी की दुकानों पर भीड़ होगी। इसी उम्मीद के साथ सराफा व्यापारी अपने शोरूम को सजा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि इस बार रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड इसलिए होगा, कोरोना के बाद एक पहला अवसर आ रहा है जब इस महापर्व पर खरीद फरोख्त की एक विस्तार योजना और स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल में भी कहा जा रहा, बहुत तेजी के साथ बिक्री हो रही है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सोना और चांदी। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या वास्तव में अब लोग समझने लगे हैं कि सोना और चांदी में निवेश सुरक्षित है? क्या एक पुरातन परंपरा कि सोना खरीद कर रख लो, पता नहीं गाढ़े वक्त पर कब काम देगा, क्या वही प्रवृत्ति शुरू हो गई है या फिर कुछ नयापन है? क्या कुछ भाव में उतार चढ़ाव है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज अरोड़ा। पंकज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पंकज जी ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल अध्यक्ष हैं और साथ में जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसके भी सरकारी सदस्य हैं। कानपुर के सराफा बाजार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं। आज हम इन्हीं चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंकज जी ये बताइए कि कैसी उम्मीदें आपको लग रही हैं इस बार धनतेरस पर और क्या क्या आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? कैसे आप अपने कस्टमर्स को लुभाने जा रहे हैं? तैयारियां तो प्रतिवर्ष सभी ज्वेलर्स पूरी तरीके से करते हैं, लेकिन बीते 2 वर्ष में जो कोरोना काल रहा उस समय सभी का उत्साह जो था वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सभी के परिवार में कोई ना कोई प्लस माइनस था, बाजार में पैसा भी नहीं था।
तो लोगों में और ज्वेलर्स में सब में उत्साह नहीं था। परंतु इस साल फिलहाल 2-4 महीने पहले से देखे भगवान जैसे कहीं कोई कोरोना जैसी दूर दूर तक कोई बातचीत भी नहीं है। तो इस बार पब्लिक आराम से निकल रही है, ना ही सरकारी कोई गाइडलाइंस है जिसकी वजह से हम लोगों को हमें या कस्टमर को कुछ प्रिपरेशन करना है। तो लोगों का मिजाज भी ठीक चल रहा है। और जैसे ही कोरोना लगा था तो सोना 58,000 रुपये 10 ग्राम पहुंच गया था। और जो कि इस बार प्रतिवर्ष की तरह अब की वर्ष में मार्च अप्रैल की अगर बात करें तो 55,000 54,000 रुपये सोना चल रहा था, जो कि अब धनतेरस के समय में लगभग 51,500-52,000 रुपये चल रहा है। और ये देखा जाए तो कोरोना के बाद से करीब 15% माइनस भाव पे गोल्ड मिल रहा है। सिल्वर की अगर बात करें तो चांदी करीब 68-70 हजार रुपये किलो थी, जो कि आज की तारीख में 57,000 रुपये किलो मिल रही है। यानी चांदी में 20% का गिरावट है। और इस गिरावट का फायदा देश के सभी लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, हमेशा इन्फ्लेशन को सोने चांदी से ही बचाया जाता है। जिस तरीका अगर आपने कभी 10 साल पहले कोई 10 लाख का मकान लिया हो, आज वो आपका 50 लाख का है, लेकिन अगर आज वो मकान आप दोबारा लेने जाते हैं तो 10 लाख का नहीं मिलता। उसी तरीके आप जब बैंक में एफडी रखते हैं अगर 10 लाख रुपए की और 10 साल बाद वो लेते हैं तो 10 लाख के केवल 20 लाख मिलते हैं। तो आपको लग रहा है वो आपकी रकम डबल हो गई, वो डबल नहीं होती है, वो आपका नुकसान हो रहा है। यही अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता है वो इन्फ्लेशन के साथ चलता है और 10 लाख रुपए का गोल्ड आपको अगले 10 सालों में 22 से 25 लाख रुपए बना देता है। तो इसलिए सोना सदा के लिए अच्छी चीज है। एक तो पहली बात मैंने कहा इन्फ्लेशन कवर करता है, दुनिया का सेफ हेवन है। दुनिया में कहीं युद्ध हो जाए, किसी देश की करेंसी फेल हो जाए, आपका बैंक अकाउंट डिफॉल्ट हो जाए, भारत सरकार 5 लाख रुपए आपके बैंक के लिए केवल देती है। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है कि सोने में कोई रुकावट नहीं, आप जितना चाहें सोना ले सकते हैं और उसकी कीमत जो मिलेगी वो आपकी अपनी है और वो दुनिया के किसी भी देश में बिक सकता है। वो एक ऐसी इंटरनेशनल धातु है। अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी सोना ही है। सोना गिरवी रखने के बाद दुनिया के देश सेंट्रल बैंक से रुपया लेते हैं और बनाते हैं। चलिए, मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि ये बताइए कि जब हमारा अर्थशास्त्र ये कहता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो भाव बढ़ जाते हैं, यहाँ पर डिमांड तो बढ़ रही है क्योंकि धनतेरस पर भारी खरीद फरोख्त होगी, उसके बाद भी दाम घटे हुए क्यों दिख रहे हैं? इसका क्या कारण है? दाम इंटरनेशनल मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और रिसेशन का दौर चल रहा है जी। पूरी दुनिया में। अमेरिका में एक डॉलर इंडेक्स होता है जो अपने टॉप पे चल रहा है। तो इस समय दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो डॉलर इंडेक्स पे व्यापार कर रहे हैं, जो कि अभी $112 चल रहा है और जो कि एक साल पहले मात्र 95-98 रुपए था और अभी उसकी पूरी 127 रुपए तक जाने की कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर जो क्योंकि भारत के सोने चांदी खरीदने से, हम लोगों के सोना चांदी खरीदने से अंतरराष्ट्रीय मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया एक देश है जो गोल्ड खरीदता है, लेकिन दुनिया के सारे निवेशक जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई आती है। तो अभी दुनिया भर के निवेशकों का जो दौर है वो टोटल डॉलर इंडेक्स में लगा हुआ है। इस वजह से सारी कमोडिटी यानी सोना चांदी कॉपर जिंक किसी भी कमोडिटी की बात करें वो सब गिरावट के रुख पे है। चूंकि भारत की करेंसी इस समय डिफेल हो रही है, 82 रुपए के आसपास है, इस वजह से गोल्ड के दाम थोड़े बहुत यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं 51.5, अगर ये करेंसी 82 के बजाय 78 रुपए चल रही होती तो आज सोना हम लोगों को भारत में 48-49 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से मिल रहा होता। और ये महंगाई भारत में चूंकि बहुत कम डिफरेंस आया, 3-4 रुपए करेंसी बढ़ी है, दुनिया के देशों में 25% तक करेंसी बढ़ गई। यानी उन देशों में सोने के भाव में 20% का और उछाल आ गया करेंसी की वजह से। तो लेकिन क्या पता ये जो डॉलर का दाम 82 हुआ है तो उसी के कारण दाम घटे हुए चल रहे हैं, घटे हुए, वरना और गिर जाते ना। आप तो ये कह रहे हैं। हाँ, दो बातें हो गई ना। हाँ। एक करेंसी होती है हमारे देश की 82 रुपए जो चल रही है और एक डॉलर इंडेक्स है जिसको 6 देशों की करेंसी को मिला के यूएस के डॉलर से जोड़ा जाता है। तो इस समय क्या है, जब डॉलर चल रहा है सारे लोग जो सोना चांदी के बजाय जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉलर में। तो डॉलर में करने से जो अंतरराष्ट्रीय सोना चांदी जैसे कि $2000 प्रति औंस का भाव चल रहा था, जो अभी इस समय करंट की मैं बात करूं जो आपसे बात कर रहा हूं $1660 प्रति औंस, यानी इंटरनेशनल भाव से करीब सोना 30% मद्दा चल रहा है। लेकिन भारत
भारत में 78 की जगह 82 होने से वो थोड़ा सा इंक्रीज चल रहा है। इंक्रीज चल रहा, अगर ये कम होता, ये भारत के लोगों के लिए बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि हमको केवल 78 का 82 होने की महंगाई मिल रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय भाव के हिसाब से देखें तो 15 से 20% सोना हम भारतीयों को मंदा मिल रहा है। ठीक बात। जो आने वाले वक्त में जैसे अमेरिका में रिसेशन खत्म होगा या अंतरराष्ट्रीय समीकरण छटेंगे, वैसे ही सोने के भाव इंक्रीज, सारा इन्वेस्टर फिर सोने की तरफ दोबारा से आएगा और फिर बढ़ने लगेगा। जी। तो क्या माना जाए कि इस समय सोने में और चांदी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही समझदारी होगी? बिल्कुल होगी। मैं अगर अपना सजेशन दूं तो मेरी नॉलेज में सोने की अपेक्षा चांदी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको और ज्यादा तेज ग्रोथ देगा, क्योंकि चांदी कुछ ज्यादा गिरी हुई है और सोना गिरा है। सोना लगभग 15% गिरा हुआ है अपने हाई से, कोरोना टाइम से, और चांदी अपने उससे उस दौर से कुछ ज्यादा गिरी हुई है। यानी इन्वेस्टमेंट में लगभग 10% का आपका अंतर आ जाएगा। अगर आप सोने में 50,000 लगाते हैं और चांदी में 50,000 लगाते हैं तो चांदी आपकी 50 की 55 जल्दी हो जाएगी, यानी 57,000 का भाव 68-70,000 बन जाएगा। और गोल्ड जो है 52 का, वो मैक्सिमम अगर बनेगा तो वो 57,000 बन जाएगा आने वाले 1 वर्ष के अंदर। लेकिन एक बात ये भी है कि महंगाई इतनी ज्यादा है, रिजर्व बैंक भी परेशान है। अभी जो आंकड़े आए हैं थोक के, तो ये सही है कि 2 पॉइंट गिरावट आई है, 12.47 थी, अब वो 10.70 हो गई है, 2% गिरी भी है। तो ऐसी महंगाई में जनता कहती है, सभी लोग कहते हैं, तो ऐसी महंगाई में लोग क्या सोना चांदी खरीदेंगे क्या? नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। महंगाई जो शब्द आता है, ये आता है कि जो सरकारी आंकड़े होते हैं उसमें दिखती है महंगाई आंकड़ों के हिसाब से जी। लेकिन हमारे देश में आजकल इनकम के जो सोर्स हैं वो बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और बहुत से लोग हैं जिनके पास अच्छी इनकम आज भी आ रही है। जैसे हम बात करें कोरोना टाइम में जिनकी जॉब छूट गई थी, आज वो दोबारा जॉब पे है। पहले जिनकी सैलरी एक बाजार में 6,000-8,000 होती थी, आज उनकी सैलरी इंक्रीज होकर 20-25,000 है। आपने देखा होगा अभी लास्ट ये जो ऑनलाइन में सेल चली थी उसमें लाखों रुपए के मोबाइल बिक गए। यानी अब आप ये सोच सकते हैं, जिसको परचेजिंग करनी है उसको करनी है, वो 1 लाख रुपए का मोबाइल भी लिए ले रहा है, और जिसको नहीं करनी है उसको नहीं करनी है। तो आजकल लेने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं। जब वो 25-50 हजार का मोबाइल ले सकते हैं तो ज्वेलरी लेना, अब ज्वेलरी को उन्होंने सेकेंडरी चीज मान लिया है। अगर मैं बात करूं बिहार राज्य की, आज भी बिहार का और उत्तर प्रदेश के जो देहात हैं, जो आजकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को नहीं जानते, वो नहीं जानते शेयर बाजार क्या होता है, एनएससी केवीपी क्या होता है, वो आज भी केवल और केवल सोने चांदी में ही निवेश करते हैं। और आज भी भारत की जो दुकानें हैं वो उन्हीं की दम पे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की खरीदारी के दम पे चलती हैं। ठीक बात। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि तो इस बार धनतेरस में पिछले वर्षों की तुलना में, अगर आप कहें तो चलिए कोरोना में तो दिक्कत थी, या इसके पहले भी तेजी, या अक्षय तृतीया को जितना हुआ, उसके मुकाबले आपको कितनी बढ़त दिखाई दे रही है? कितनी भीड़ अब की आने वाली है ग्राहकों की? मैं कम से कम 20% को इजाफा मानता हूं, क्योंकि भाव क्रैश मार्केट में है जी। पिछले वर्षों की अपेक्षा भी सोने का भाव जो है वो लगभग 58 की बजाय जो 50-52 हजार चल रहा है, ये बहुत ही एक उपयुक्त भाव है। और चांदी जो है वो पिछले साल की अपेक्षा ऑलरेडी मैंने आपको 10-12 हजार रुपए किलो कम चल रही है। और मैं धनतेरस की तो बात है 4 दिन, मैं अभी पिछले आपको 15-20 दिन की बात बताऊं तो चांदी में और सोने में बहुत जोरदार से खरीदारी हुई है। लोगों ने जिनके यहाँ शादी विवाह है उन लोगों ने पहले से खरीदारी शुरू कर दी, क्योंकि बीच में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से गोल्ड एक बार 50,500 रुपए विद जीएसटी भाव भी आया था, तो उसका लोगों ने जम के लाभ उठाया। ये अभी एक बात और बताइए कि ये सोना चांदी की मार्केट का बहुत तेजी के साथ में विस्तार हो रहा है। मैं भी कह रहा था कि पहले हम लोग के कानपुर में चौक और नयागंज 2-3 दुकानें बिराना रोड में थी, अब तो बिराना रोड लगता पूरा सराफा बाजार हो गया। फिर उसके बाद जो नवविकसित क्षेत्र थे, बर्रा, किदवई नगर और लाल बंगला, हरजिंदर नगर, यहाँ पर भी अब मार्केट तेजी के साथ बनने लगी है। पी रोड हुआ, गुमटी नंबर 5, बढ़िया बढ़िया शोरूम हुआ। इतना ही नहीं, अब तो पास इलाकों में स्वरूप नगर में आप देख लीजिए, पार्वती बागला रोड में देख लीजिए, आर नगर में देख लीजिए, कितने दिव्य
वीआईपी रोड पर देख लीजिए कितने दिव्य शोरूम बन रहे हैं। इनका कारण आप क्या मानते हैं? इनका क्या कारण आप क्या मानते हैं? कारण तो देखिए, जो शोरूम्स खुल रहे हैं तो अब पहले क्या, पहले गिनती की दुकानें होती थी जी। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे शहर का विकास हुआ, यानी अगर आप 40 साल पहले की बात करें तो शहर के किदवई नगर को आउटर समझा जाता था। आज गोविंद नगर भी शहर माना जाता है, आज नौवस्ता को भी शहरी माना जाता है। तो शहरीकरण होने की वजह से जैसे जैसे इलाके विकसित हो गए तो वहां की आबादी इतनी हो गई कि वहां की आबादी बिराना रोड या नयागंज क्यों आएगी, उनको लोकल स्तर पर उनको सामान मिलने लग गए। तो ये कारण है, जहां जहां जैसे जिससे जिसको प्रॉफिट मिल रहा है तो एक ही परिवार का सदस्य जिसकी दुकान पी रोड में भी होगी, उसी की लाल बंगला में भी होगी, वही भाई बंधु आपस में उनके लड़के होते हैं, अलग अलग दुकानें खोल लेते हैं। तो शहर, मैं कानपुर की बात आप छोड़े, अगर हम बात करें बिल्हौर, कन्नौज, किसी भी जिले में आप चले जाएंगे, सोना और चांदी एक ऐसी चीज है कि गांव तक में भी आपको ये ट्रेड करने वाला मिल जाएगा। और आज देहातों में, कस्बों में भी आपको अच्छी अच्छी दुकानें देखने को मिलेंगी। चूंकि भारत सरकार ने हॉलमार्क लागू कर दिया है तो अब जनता के लिए कोई बड़ी दुकान और कोई छोटी दुकान जैसी बात नहीं रही। आज जो गारंटी उसको मिलती थी, पहले वो किसी व्यक्ति की गारंटी मानता था, आज भारत सरकार की दी हुई जो गारंटी है वो उसको अगर ग्राहक थोड़ा भी समझदार है, अगर वो सरकार के नियमों को समझता है, जानता है, और नहीं जानता तो उसको जाने, तो वो कभी भी ठग नहीं सकता। वो पूरे देश के किसी गांव, देहात, कस्बे, कहीं से भी ज्वेलरी खरीद सकता है। लेकिन ये तो सोने में है, चांदी में है तो अभी भी चांदी में हॉलमार्क लागू होने वाला है, लगभग 1 साल का इसमें अभी और समय है। क्योंकि सोना एक बहुत महंगी धातु है चांदी की अपेक्षा। चांदी अगर कोई व्यक्ति एक लेता है, अगर वो मान लीजिए देहात की बात करें तो 200 ग्राम की पायल ले रहे तो उसकी कीमत 14,000 रुपए हुई उदाहरण। तो 14,000 में ठगना और 14 लाख या 2 लाख या 5 लाख के सामान में ठगना अलग बात है। यानी पहले भी ज्वेलर सही माल देते थे, लेकिन जो छोटे ज्वेलर थे वो माल सही देने के बावजूद उनका होता क्या था कि सामने वाला कस्टमर ये सोचता था कि ये छोटा दुकानदार है, बड़े से जाएंगे, बड़े का नाम है, बड़े की क्रेडिट है बाजार में। लेकिन अब वही छोटा दुकानदार, चाहे वो कस्बे का हो, चाहे वो देहात का हो या किसी इलाके का हो, आज वो BIS से अपनी ज्वेलरी, अपनी बेची हुई ज्वेलरी को प्रूफ दे सकता है। जो भारत सरकार का BIS केयर ऐप है वो उसको प्रूफ करता है कि जो ज्वेलरी ग्राहक खरीद रहा है वो कितने कैरेट की है, और सामने वाला ग्राहक, सामने वाला ज्वेलर उसको बिल में उसको मेंशन करता है। इससे ग्राहक और ज्वेलर के बीच का जो दूरी कह लीजिए या मन में कोई शंका थी वो समाप्त होती जा रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नयागंज चौक, बिराना रोड के अलावा आपको और गली गली, कूचे कूचों में बड़े बड़े शोरूम दिखने लग जाएंगे, क्योंकि उनको अब सरकार, उनको जो अपने ग्राहक को गारंटी देनी है वो गारंटी है भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार दे रहा है। ठीक बात है। मैं एक और ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि हॉलमार्क की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं शिकायतें भी आती है कि वहाँ भी फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। बिल्कुल हो जाता है ये अभाव। देखिए, अब बताइए कैसे काम चलेगा? नहीं, ये अभाव जनता का है। मैं आपके माध्यम से, आपके GMD TV चैनल के माध्यम से अपने देश के सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि जब वो ज्वेलरी खरीदने जाते हैं अपने, चाहे वो अपने पुराने ज्वेलर्स के पास जाएं या नए के पास, किसी के पास जाते हैं, तो वो उनसे हमेशा जो भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं उनसे बोले कि जो ज्वेलरी वो खरीद रहे हैं उसका HUID नंबर क्या है। और अपने गूगल प्ले, अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में BIS केयर मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का BIS केयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। वहां पे वेरीफाई गोल्ड ज्वेलरी का एक क्लिक बटन आएगा, आप उसे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे HUID नंबर मांगा जाएगा। HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो ज्वेलर से आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, आप वो नंबर जैसे वहां पे डालेंगे, तुरंत आपको वहां पे उस ज्वेलरी का वजन, उसकी प्योरिटी लिख के मिल जाएगी। चलिए, मैं जो आप ये बता रहे हैं, हम जरा इसको डिस्प्ले कर देते हैं, तब जरा समझाइए जरा। इसको जो BIS का आया है इसको जरा डिस्प्ले कर दिया जाए तुरंत। ये जो दिया गया एप्लीकेशन, हाँ, जो एप्लीकेशन दी गई, जरा उसको डिस्प्ले कर दिया जाए। जल्दी करें, जल्दी डिस्प्ले करिए। हाँ, देखिए ये पूरा आ गया है। अब हमको ये समझाइए कि जैसे
इसमें है कि जो नाम लिखा हुआ है ज्वेलर्स हु गॉट इन। देखिए ये तो केवल उस ज्वेलर्स का नाम है जिसने प्रोडक्ट को बनवाया और हॉलमार्क कराया। ठीक है। अब आप जिसने हॉलमार्क किया उसका नाम भी आ रहा है, प्रिंस हॉलमार्क। ठीक। जिस सेंटर ने किया, जिस सरकारी सेंटर ने किया, वो इसके नीचे जब आप जाएंगे तो उसका नाम भी लिख के आ जाएगा। इसको ऊपर कराएं, ऊपर कराएंगे तो उसका नाम लिख के आ जाएगा जी। उसके बाद और नीचे, हाँ ये देखिए ASC एड्रेस का मतलब हो गया असाइंग हॉलमार्क सेंटर। जो सरकारी सेंटर उसका पता है कि ये ज्वेलरी राजकोट में हॉलमार्क हुई है। आर्टिकल टाइप रिंग, डेट ऑफ हॉलमार्किंग लिखी हुई है और वहां पे प्योरिटी लिखी हुई है। ऊपर करेंगे तो आखिरी प्योरिटी। तो ग्राहक को नीचे जो दिया हुआ है जहां पे प्योरिटी लिखी हुई है, उस प्योरिटी को ग्राहक को अच्छी तरीके से देखना चाहिए और अपने बिल में मेंशन भी कराना चाहिए। जिस ज्वेलर से वो परचेज करा रहे हैं वहां पे HYD नंबर वो डलवा लें। तो जो HYD नंबर है तो ये ज्वेलर्स देगा, उसके लिए बाध्यता है? हमारे भारत के 289 शहरों में भारत सरकार ने हॉलमार्क को अनिवार्य कर रखा है। इसलिए आप कानपुर शहर की अगर हम बात करें, कोई भी ज्वेलर्स विदाउट हॉलमार्क का माल नहीं बेच सकता। 2 ग्राम से नीचे की ज्वेलरी में छूट है। अगर आप कान की जोड़ी ले रहे हैं तो 4 ग्राम की उसमें छूट हो जाएगी, लेकिन अगर आप 2 ग्राम 100 मिली की एक अंगूठी ले रहे हैं तो उसमें HYD नंबर पड़ा होता है। ये HYD नंबर उसी जगह डाला जाएगा जहां पर हरा हरा का जी, जहां पे गोल निशान बना है वहां पर डाला जी, वहां पे HYD नंबर डाला जाएगा जी। तो आप जैसे डालेंगे वहां पे डिटेल आ जाएगी जी। तो वहां पर जो डिटेल आ जाएगी उसके बाद आप पूरा ये तय हो जाएगा कि हमारा ये सोना सही है कि नहीं है। हाँ। दूसरी चीज एक और हमको जरा समझाइए कि कभी कभी ये भी होता है कि एक ग्राहक की एक अपनी विशेष डिमांड होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर धनतेरस आ रही है तो आम कस्टमर क्या डिमांड करता है? हल्के जेवर डिमांड करता है, सोना डिमांड करता है, चांदी डिमांड करता है, या सिक्के डिमांड करता है, या फिर जो है वो हैवी, और या फिर वो हीरे जवाहरात माने रत्न की डिमांड करता है? देखिए, जिसको केवल धनतेरस के पूजन के लिए कुछ खरीदना है तो वो व्यक्ति केवल एक चांदी का सिक्का, या अगर पूंजी से वो उसको कोई अभाव नहीं है तो वो सोने का सिक्का लेता है। यानी वो अपनी भगवान के प्रति धनतेरस का जो कार्य है उसको खरीदारी करनी है, वो सिक्के के रूप में करता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धनतेरस के दिन ज्वेलरी को परचेज करते हैं, उनको रेट से कोई मतलब नहीं होता, सोना तेज है या मंदा है, उनको धनतेरस वाले दिन परचेजिंग करनी है। तो कुछ लोग कॉइन की बजाय एक आध रिंग ले लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए गोल्ड की चेन ले लेते हैं। तो अगर भारी ज्वेलरी की बात करें तो धनतेरस के दिन कोई भी व्यक्ति भारी ज्वेलरी खरीदने नहीं आता, क्योंकि वहां पे उसको पसंद करने के लिए समय चाहिए और धनतेरस वाले दिन ज्वेलर्स की दुकान पे काफी भीड़ होती है सिक्के वालों की या छोटे आइटम की। तो कोई भी ग्राहक 2-4-5 लाख की जब ज्वेलरी होती है वो सुकून से लेना चाहता है। तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन पहले आके पसंद कर जाते हैं और डिलीवरी केवल उस दिन फॉर्मेलिटी करके पेमेंट करके अपना सामान ले जाते हैं। दूसरी चीज एक ये भी है कि अभी आप सिक्कों की बात कर रहे हैं, चांदी के सिक्कों को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो कहते हैं जो पुराने सिक्के होते हैं जिसमें ब्रिटिश हुकूमत का चिन्ह बना होता है वो ठीक होते हैं, और जो ये नए सिक्के आ रहे हैं इनमें बड़ा गड़बड़ झाला होता है। देखिए, इसमें 2 तरीके के, एक जो होता है ओरिजिनल कॉइन जी, जो ओरिजिनल कॉइन है वही ओरिजिनल कॉइन है, बाकी जो डुप्लीकेट उसके जैसे बनाए जाते हैं, यानी उसके अंदर प्योरिटी तो वही होती है, लेकिन जो ओरिजिनल सिक्का होता है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक एंटिक चीज, कोई 100 साल पुराना पलंग अगर मिल जाए उसकी कीमत अलग होती है और बनाए हुए कीमत अलग होती है। तो लोग जब ओरिजिनल कॉइन ले जाते हैं लेकिन जब वो बेचने आते हैं तो उनको सही कीमत मिलती नहीं है, क्योंकि सही कीमत क्या वो मानी जाती है जो नए सिक्के कीमत है वही। लेकिन जैसे लक्ष्मी गणेश जी के सिक्के चलते थे, हुआ क्या बाद में लोगों ने, साड़ी वालों ने फ्री बांट दिया, तो उसमें क्या हुआ, गिलेट के सिक्के खूब लोगों ने पॉलिश करके बेचे। आज बाजार के अंदर लक्ष्मी गणेश जी के जो सिक्के चलते थे अनब्रांडेड,
उसका चलन खत्म हो गया है। आज डॉलर की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में सिक्के बाजार में आ रहे हैं और आजकल ब्रांडेड सिक्के चलने लग गए हैं सोने और चांदी में। जैसे मैं बात करूं चांदी में तो MMTC पैम्प का एक सिक्का आता है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, भारत के अंदर निर्मित होते हैं। तो MMTC पैम्प के सिक्के बिक रहे हैं, वो पैक्ड आते हैं और उनकी गारंटी पूरी 100% ओके रहती है। इसी तरीके कुंदन ब्रांड का सिक्का आता है। देश पे 3 4 5 कंपनीज हैं जिसको जो ऑनलाइन अमेजन पे भी उपलब्ध है और ज्वेलर्स के पास भी उपलब्ध है। यानी अब धीरे धीरे हमारे देश का जो ग्राहक है वो क्वालिटी की तरफ ध्यान देने लगा है। पहले लोग क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देते थे, अब लोग क्वालिटी की तरफ ध्यान देते हैं। वो ब्रांड के पैसे देने लगे, यानी उनको मालूम है कि हमें 10% कोई चीज महंगी मिल रही है तो ठीक, लेकिन वो मेरी श्योर है कि ओके है। तो यानी हॉलमार्क के लिए भी गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के में अभी हॉलमार्क अनिवार्य नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान ब्रांडेड सिक्के में ज्यादा जाता है कि कहीं रीसेल करना हो तो पूरे देश में वो कहीं भी रीसेल कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि ब्रांडेड चल रहे हैं और जो ब्रांडेड ज्वेलरी है, इसमें बड़ी बड़े जो कंपनियां हैं, जो कारपोरेट सेक्टर्स हैं, अपने कानपुर में भी उनके दुकान, उनको अभी भी ज़्यादा महत्व मिल रहा है बशर्ते कि जो हमारे आम ज्वेलर्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया जब से हॉलमार्क सरकार ने अनिवार्य कर दिया है जी, जिन ज्वेलर को अभी भी, मैं अपनी ज्वेलरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, जब सरकार ने आपको पावर दे दिया कि जो ज्वेलरी वो बेचेंगे, चाहे वो कोई भी ज्वेलर हो, देश का पुराने से पुराना, बड़े से बड़ा ज्वेलर हो, वो भी वही ज्वेलरी बेचेगा। उसकी बेची हुई ज्वेलरी भी उसी पोर्टल पे चेक होगी जिसपे हमारी ज्वेलरी बेची चेक होगी। तो जब हम दोनों के बीच पे अंतर रह नहीं गया तो अपने ग्राहक को आपको बताना होगा कि हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं उसकी प्योरिटी इस सॉफ्टवेयर से, इस पोर्टल से आप देख सकते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में कहीं से भी खरीदें। तो जब दोनों के बीच में अंतर खत्म हो गया तो जो दुकानदार अपने कस्टमर को ये नहीं बताएगा, उसका कस्टमर धीरे धीरे कॉर्पोरेट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर आप जितना ट्रांसपेरेंट हो गए, अगर आप सही काम कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से बोल रहे हैं कि मेरा जेवर 18 कैरेट का, आप उसमें चेक कर लीजिए, और आप चेक करवा रहे हैं, तो आपके ग्राहक का विश्वास आपकी तरफ बढ़ेगा। वो जीवन में कोई भी कॉर्पोरेट या एक्सवेज किसी दुकान में नहीं जाएगा अगर आप उसको विश्वास सरकारी पोर्टल पे दिखाते हैं तो। लेकिन ये भी होता है कि डिजाइन वाइज, कलर वाइज या और भी गुणवत्ता वाइज अभी भी लोग मानते हैं कि ब्रांडेड जो ज्वेलरी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ब्रांडेड ज्वेलरी का मतलब क्या, उसको कॉर्पोरेट का नाम इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए एक ही फर्म के 50 शोरूम है पूरे देश में, इसलिए उसको कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं। ज्वेलरी वही होती है जो हम लोग बेचते हैं, वो लोग बेचते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। प्योरिटी, गुणवत्ता भी वही होती है। जब तक हॉलमार्क नहीं था तब तक तो वो, अगर मान लीजिए उन्होंने किसी हीरो को ले रखा है, उस हीरो के नाम से वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो उसका ट्रस्ट उनको मिलता था। यानी जनता का ट्रस्ट होता था कि ये बड़ी फर्म है, यहाँ का जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट रियल होगा, जितना वो कह रहे हैं उतना होगा। परंतु अब समय धीरे धीरे बदल रहा है। अब प्योरिटी की गुणवत्ता भारत सरकार दे रही। अब रह गई डिजाइनिंग की बात, कि डिजाइनिंग को लेकर लोगों का होता है कि जितना बड़ा शोरूम में ज्यादा स्टॉक देखने को मिलेगा तो वो वहां पे जाते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या आप मान के चले 1 या 2% होती है। आज भी देहात का या रूरल का जो भी कस्टमर होता है वो अपने पुश्तैनी ज्वेलर से ही जेवर खरीदना पसंद करता है, क्योंकि उसका सुख दुख का साथी वही होता है। वही होता है। अच्छा, ये जो रत्न की बात आती है, डायमंड्स की बात आती है, इनका बाजार कहते हैं ज़्यादा अब बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को है कि भाई सोने में ये हो जाएगा। अगर हम ब्रांडेड डायमंड्स ले लेंगे जो आते हैं, आप भी जानते हैं, तो उनमें हमें ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा क्या बढ़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, डायमंड ज्वेलरी एक होती है, डायमंड ज्वेलरी जिसको बोलते हैं छोटे छोटे स्टोन का बना हुआ लेडीज रिंग, जेंट्स रिंग। लेकिन जिसको रियल डायमंड अगर माना जाएगा, जब 1 कैरेट की अंगूठी होती है तब वो होती है लाखों रुपए कीमत की। जब तक वो छोटे छोटे स्टोन की होती है उसकी कीमत 20, 25, 30 हजार रुपए होती है। तो आज की जो पब्लिक है वो उस ज्वेलरी को खरीदती है, डायमंड ज्वेलरी को, जो 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए की रिंग या लॉकेट होता है। लो जो इन्वेस्टर होते हैं या जिनके पास धन की कमी नहीं है, वो अपने धन को स्टोर करते हैं, तो वो
मान लीजिए 4 कैरेट की एक जोड़ी टॉप्स की है 16 लाख रुपए की, या कोई सेट है 25 लाख रुपए का, तो उनको जीवन में वो चीज वापस कभी करनी नहीं है। उनके पास धन की कमी नहीं है, उनको अपना शौक पूरा करना है और अपने रुपए को खपाना है। तो ऐसे लोग बड़े प्रोडक्ट में जाते हैं। आम आदमी जो ज्वेलरी डायमंड की ले रहा है वो नॉर्मली अंगूठी टॉप्स ले रहा है, और ये एक नॉर्मल चलन में आ चुका है। अगर आप आज बात करें किदवई नगर या बर्रा की भी, तो आजकल वो डायमंड ज्वेलरी वहां भी बिकने लग गई है। यानी भारत का एक नॉर्मल कस्टमर आजकल डायमंड ज्वेलरी परचेस कर रहा है, और वो केवल एक सिंबल हो गया है, फैशन हो गया है कि हाँ अगर रिंग में एंगेजमेंट है तो हमें डायमंड ज्वेलरी लड़की को पहनानी है या दामाद को पहनानी है। ठीक बात है। दूसरा एक हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो ये ज्वेलरी आ रही है, जिस तरीके के डायमंड्स की ज्वेलरी की डिमांड बढ़ रही है, ये तो दूसरा एक ये भी पक्ष भी बहुत तेज़ी के साथ में आ रहा कि आप लोग कहते हैं कि धनतेरस में इतने 100 करोड़ का हमने बिजनेस कर लिया, ये कैसे आंकते हैं? और आपको इस बार की कितनी उम्मीद है, कितना होगा आपकी कारोबार? मैं आपको आज ही बता दूं, क्योंकि हमने आंकड़े तैयार कर लिए हैं कि नेशनल मीडिया की तरफ से बातें आने लग गई हैं पहले से। तो लास्ट ईयर सोना हमारे देश में 800 से 900 टन इंपोर्ट हुआ था जी, क्योंकि अब की अभी मैंने आज ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डाटा चेक किया, तो अब की बार 340 टन जो फाइनेंशियल ईयर का 2 क्वार्टर बीते, अप्रैल मई जून और ये जुलाई अगस्त सितंबर, मात्र 340 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। और ये गोल्ड इंपोर्ट कम हुआ है, जबकि गोल्ड हमारे देश में ज्यादा बिका है। भाव कम होने की वजह से गोल्ड की खूब सेल हुई है, लेकिन इंपोर्ट इसलिए कम हो रहा है कि सरकार ने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया था। इस वजह से वो ऑन द रिकॉर्ड्स में सेल बुक्स में अकाउंट में नहीं आ रही है, तस्करी वगैरह ज्यादा बढ़ गई जी। तो उसकी वजह से वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। सोना खूब बिका था। तो जब हम बोलते हैं कि हमारी सेल अगर मान लीजिए 100 करोड़ की है या 50 करोड़ की है, तो इसकी गणना पहले करना काफी कठिन था, लेकिन आज की तारीख में बहुत सरल हो चुका है। बहुत सीधा सा फंडा है। हमारे देश में 1,40,000 ज्वेलर आज की तारीख में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 1,40,000 ज्वेलर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और अगर हम एक ज्वेलर की सेल ओनली 1 लाख रुपए, क्योंकि देहात का कोई ऐसा होगा जिसकी शायद 20,000 की भी नहीं हुई होगी, और शहर का ऐसा होगा जिसकी 1 करोड़ भी हुई होगी, तो हम पूरे 1,40,000 को इंटू 1 लाख रुपए की सेल कनेक्ट कर देते हैं, और जिस शहर में जितने ज्वेलर रजिस्टर्ड हैं उसको उससे गुणा कर देते हैं। बड़ी सीधे से सरल से हिसाब निकल आता है। तो इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद वही हम अप्रॉक्स 1 लाख रुपए की सेल मान के चलते हैं। और कानपुर की मैं बात करूं तो कानपुर में लगभग 800 ज्वेलर रजिस्टर्ड है 2 महीने पहले तक जब मैंने देखा था। जी। तो 800 ज्वेलर का मतलब हो गया कि अगर हम बात करें छोटे बड़े मिला के तो 40-50 करोड़ रुपए की सेल, मामूली सेल आ जाएगी जी। पिछले वर्षों में क्या होती रही है? लगभग ऐसे ही होती रही है, क्योंकि होता क्या है कि ये डिपेंड करता है कि कभी कभी क्या होता है कि पहले अगर सीजन चल रहा होता है, मतलब धनतेरस आज है, आज से पहले ही कस के सीजन चल रहा है, तो थोड़ा धनतेरस में वो सेल क्या लोग पहले पसंद कर लेते हैं, डिलीवरी उस दिन लेते हैं। अगर पहले नहीं चल रहा, नॉर्मल है, तो लोग उस दिन ही खरीदारी करते हैं। दूसरी चीज एक और भी है कि आपके यहाँ भी सेल को बढ़ाने के लिए कंपटीशन में कहा जाता है इतना सोना लीजिए तो एक सोना का सिक्का हम फ्री देंगे, हमारे यहाँ बनवाई नहीं ली जाएगी, हमारे यहाँ हम सिक्का देंगे। जैसे भी आप कह रहे थे कि नंबर 2 का सिक्का इसलिए चल गया कि लोगों ने देना शुरू कर दिया, साड़ी वालों ने जो भी साड़ी वालों का। तो ये क्या सोने चांदी वाले नहीं करते हैं क्या ये सब काम? ये कहाँ से इतना इनाम देने लगते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा, जायज है, और देश के समस्त देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सोने चांदी के नाम पे आपको प्रलोभन दे रहा है, दिखा रहा है कि हम ये देंगे वो देंगे, वो जो भी दे रहा हो, जो सबसे सस्ता दे रहा हो, आप उसके पास जाएं, परंतु उससे ज्वेलरी खरीदते समय आप सरकार के पोर्टल का उपयोग करें, आप BIS केयर को उपयोग करें। उसमें अगर आपको BIS केयर जो HUID नंबर का माल दे रहे हैं तो आप वो सामान खरीदें, अन्यथा आप वो सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके साथ कहीं कोई ठगी हुई है, अगर आपको लगता है कि बीते टाइम में किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया है, आप कानपुर शहर के अंदर 4 हॉलमार्क सेंटर हैं। आप किसी भी सरकारी हॉलमार्क सेंटर में जाके अपनी पुरानी ज्वेलरी को चेक करा सकते हैं, जिसमें मात्र 236 रुपए विद GST आपसे फीस ली जाएगी, और उसकी प्योरिटी का कार्ड आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप उसी एप्लीकेशन जो मैंने BIS केयर बताया, उसी में ही कंप्लेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहीं पे उस ज्वेलर का पर्चा और वो प्योरिटी का सर्टिफिकेट वहीं पे डाल दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि विभाग
उस ज्वेलर से आपको जो अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस आपको दिलाएगा और उस ज्वेलर का लाइसेंस रद्द करेगा। अब आखिरी में मैं ये चाहूँगा कि एक आम जन अब जब सोना खरीदने जा रहा है तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप इससे BI से चेक कर लीजिए, ये कर लीजिए, और क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर हम आपसे टिप्स में जानना चाहें? देखिए, पहली बात तो जो आपका पुश्तैनी ज्वेलर जिससे आप परमानेंट ज्वेलरी खरीदते हैं उसी के पास जाना चाहिए और अपने उसी ज्वेलर को बोलना चाहिए कि मुझे HYD वाली ज्वेलरी ही चाहिए। क्योंकि जब आप पुराने के पास जाते हैं, मैंने आपसे बोला कि आप पुश्तैनी के पास जाइए, इसका मतलब विश्वास करिए। तो विश्वास करने के साथ साथ आप उनसे ही बोलिए कि मुझे HYD वाली ज्वेलरी ही चाहिए। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो कह रहे HYD नहीं है, मैं करवा दूंगा, तो उनसे कहिए आप करवा के दे दीजिए। लेकिन जब वो करवा के भी दे दें, उसके बाद भी आप पोर्टल में वो नंबर डाल के जरूर जांचिए। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। तो जीवन में उनका और आपका दोनों का व्यवहार कभी खत्म नहीं होगा, जीवन भर चलेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी गलती की, आपने चेक नहीं किया, तो आपको उसका हर्जाना जुर्माना भुगतना जीवन में पड़ सकता है। इसलिए बगैर कहे बगैर सुने HYD नंबर डालना ना भूलें। डालें, चेक करें। अगर आपके ज्वेलर के पास नहीं है तो उससे बोले हमें वैसी ही ज्वेलरी अरेंज करवा के दे, बेशक वो 2 दिन बाद दे दें। ठीक। अच्छा, ये और बता दीजिए कि जो आपने भी कहा था कंप्लेंट, तो कंप्लेंट ने हमने डाल दिया, तो कौन कंप्लेंट की पे कार्रवाई करेगा, कौन करेगा? भारतीय मानक ब्यूरो का ही जो एप्लीकेशन है जी, आप उसी में डालेंगे तो BIS ही उस कंप्लेंट को लेता है और उसको चेक करता है। नहीं, चेक करने के बाद होगा कार्रवाई क्या होगी? होगा क्या? जैसे मान लीजिए आपने कंप्लेंट डाली, एक तो आपके पास मेल आएगा आपको, दूसरा सबसे पहले उस ज्वेलर को जाएगा जिस ज्वेलर ने ऐसा सामान दिया है जिसका प्योरिटी खराब है। उस ज्वेलर के पास जब अगर वो ज्वेलर रजिस्टर्ड है तो BIS उसको नोटिस जारी करेगा। अगर आपको उसमें 20 टुकड़े, 40 टुकड़े, 50 टुकड़े का डिफरेंस है तो वो उसको पे करने के लिए डबल के रूप में जुर्माना आपको दिलाएगा। अगर वो ज्वेलर आनाकानी करता और ज्वेलर को वार्निंग भी हो जाएगी, यानी एक बार तो उसने ऐसा किया, दूसरी बार किया, अगर ऐसा 2-3 बार पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। फिर वो आगे किसी कस्टमर को कभी ज्वेलरी नहीं बेच पाएगा अपनी उस फर्म के नाम पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से बड़े डिटेल में सारी बातें की हैं और निश्चित रूप से आप धनतेरस मनाइए, आप ज्वेलरी खरीदिए और अच्छा मौका भी है। हमारे पंकज जी बता रहे हैं कि इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका हो, चांदी पर ज़्यादा करिए। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप सावधानी HYD जरूर पूछ लीजिएगा और अपने पोर्टल पर जा कर के चेक कर लीजिए। अगर आपको गड़बड़ दिखता है आप उसका प्रतिरोध करिए। मैंने शुद्ध, और जो लोग इस तरीके के लुभावने कि वो सिक्का ले लो, चांदी ले लो, रत्न ले लो, उससे थोड़ा सा सतर्क भी रहिए और विचार मंथन देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।